morning. Good morning, sir. हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो कूलम्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस किए थे अपन ने। इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस कर रहे थे और शायद लास्ट क्वेश्चन एसएचएम वाला था शायद अपने ना, टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इक्वल एंड अपोजिट वाला भी शायद कर लिया था अपन ने, है ना। दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है, जैसे ये है +5Q चार्ज रख दिया और ये -5। हेलो, Yes, sir. हाँ वीडियो सही नहीं आ रहा? सर सही आ रहा है। सर क्लियर आ रहा है। क्लियर है सर। तो ये देखो दो चार्ज है, +5Q और ये -5Q, ये दोनों ए और बी, ये फिक्स्ड है अपनी जगह पे और ये भी फिक्स है। तो अगर पूछा जाए फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ +3Q चार्ज, तीसरा चार्ज +3Q है, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? नॉट पॉसिबल। नो इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, यही अपना लास्ट कंसेप्ट का है। दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो तीसरा चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो और वैल्यू इसकी कुछ भी रखें अपन, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पॉसिबल नहीं होती। तो इसका अभी आंसर ये लिखेंगे, नो इक्विलिब्रियम पोजीशन, नो इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, और करते देखो एक दो सवाल इसका। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कैपिटल की और ये कैपिटल की, अब इनमें से कोई फिक्स नहीं है, फ्री है ये दोनों, और एक स्मॉल की मिड पॉइंट पर रख दी, ये डिस्टेंस d/2 और ये डिस्टेंस d/2। ये तीन चार्ज पार्टिकल्स का सिस्टम है और तीनों में से कोई भी चार्ज अब फिक्स नहीं है। ठीक है, सब फ्री है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लग सकता है इनमें, ये भी कंडीशन है। ये दोनों चार्ज फिक्स नहीं कर रखे, लेकिन ये तीनों चार्ज यानी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इस पे नेट फोर्स 0, इस पे नेट फोर्स 0, इस पे भी नेट फोर्स 0, तो इसे कह देते हैं सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। लिख लो, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द रिलेशन बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड
द रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। करें जरा कोशिश। सिस्टम इक्विलिब्रियम में मतलब सारे चार्जेस पे नेट फोर्स जीरो करना है। तो ये जो मिड पॉइंट पे रखा हुआ है इस पे तो नेट फोर्स जीरो होगा ही होगा, इससे तो सहमत है सर। कैपिटल क्यू पॉजिटिव हो या कैपिटल क्यू दोनों पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये जो मिड पॉइंट पे रखा है इस पे तो नेट फोर्स जीरो आएगा ही आएगा, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल होना है। तो इस स्मॉल क्यू की तो चिंता करनी नहीं हमें, ये तो इक्विलिब्रियम में है ही, सीधा दिख रहा है। ये जो कैपिटल क्यू है इसको भी इक्विलिब्रियम में करना है, ये वाला हो या वो वाला हो दोनों एक जैसे ही। ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा सिमेट्री से। तो जैसे ये वाला चार्ज है इसकी गारंटी लेनी है हमें, ये तो समझ गए होंगे स्मॉल क्यू तो इक्विलिब्रियम में है ही कि भाई स्मॉल क्यू चार्ज जी इक्विलिब्रियम में रहेगा, इससे तो सहमत हैं सब लोग। मिड पॉइंट पे रखा है तो अगर यस सर। ये अगर सारे पॉजिटिव है तो ऐसे रिपल्सिव और उसका ऐसे रिपल्सिव, नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव हो जाएगा बस। स्मॉल क्यू की वैल्यू आ रही है होंगे -q/4। -q/4। और बाकी लोग भी देखें। तो 4 क्यों आ रही है? हाँ बात एक ही है। कैपिटल क्यू इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ क्यू नेगेटिव में। हाँ नेगेटिव में होगा बिल्कुल। यस सर, -4q। हाँ ठीक है। देखो ये कैपिटल क्यू जो है इसको इक्विलिब्रियम पे करना है हमें, इसकी कंडीशन ढूंढनी है। तो कैपिटल क्यू पे ये दोनों फोर्स लगाएंगे। कैपिटल क्यू पे ये वाला कैपिटल क्यू जो फोर्स लगाएगा वो तो गारंटी से रिपल्सिव होगा, चाहे साइन पॉजिटिव हो दोनों के या नेगेटिव। तो कैपिटल क्यू पे उस कैपिटल क्यू ने जो फोर्स लगाया होगा वो तो गारंटी से ऐसे आएगा। अब स्मॉल क्यू इस पे जो फोर्स लगाया ये वाला स्मॉल क्यू इस पे, वो अगर इधर ही आ गया तो ये कैंसिल नहीं हो सकते। तो स्मॉल क्यू का कैपिटल क्यू पे फोर्स ऐसे आना चाहिए, अट्रैक्टिव। यानी स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू पे अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगाएगा तभी ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स मतलब इन दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। और ये दोनों फोर्स अपन इक्वेट कर देते हैं। कैपिटल क्यू कितना लगाएगा इस पे, के क्यू स्क्वायर अपॉन पूरी डिस्टेंस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल क्यू लगाएगा के क्यू क्यू बाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर, इससे मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल क्यू। लेकिन हमें पहले से ही पता है कि इन दोनों के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव होना चाहिए, तभी ये फोर्स कैंसिल होगा जो कैपिटल क्यू का है रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। ये तभी हो सकता है जब इन दोनों के साइन अपोजिट है। तो आंसर अपन को ऐसे देना पड़ेगा, कैपिटल क्यू इक्वल टू -4 स्मॉल क्यू, या ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल क्यू इज इक्वल टू -q/4, एक ही मतलब है, ठीक है। इससे मिलता जुलता एक सवाल हम कर चुके हैं, वो शायद स्क्वायर के लिए था, है ना। स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे होंगे चार्ज, और कंसेप्ट उस सवाल का भी ऑलमोस्ट यही था। ऐसा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ये कैपिटल की इधर वाला और इधर वाला भी ले सकते थे, आंसर यही आएगा। मिड पॉइंट पे जो रखा है स्मॉल क्यू वो तो इक्विलिब्रियम में है ही, उसकी चिंता नहीं करनी। वैल्यू कुछ भी रहे कैपिटल की स्मॉल क्यू की वो तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, एक प्लस कैपिटल क्यू है और एक +2q है, ये दोनों फिक्स हैं, ठीक है। इनका नाम रख देंगे ए और बी, और ये मिड पॉइंट होता है। दो चार्ज तो फिक्स हैं ये, +q और +2q।
ये मिड पॉइंट का मतलब ये डिस्टेंस d/2 और ये डिस्टेंस भी d/2। सवाल ये है फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ प्लस स्मॉल क्यू चार्ज। तीसरा चार्ज प्लस स्मॉल क्यू है, उसको कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, ये सवाल है। तो इस प्लस स्मॉल क्यू को रख के देखेंगे इस तरीके से। ट्रायंगल तो बनना नहीं चाहिए, तो हमें पहले ही पता है। ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं रखा जाएगा, और इस लाइन पर रखने की 5 पॉसिबिलिटी बताएंगे। सबसे पहले मिड पॉइंट पर रख के देखेंगे। क्या मिड पॉइंट पर रख के नेट फोर्स 0 हो जाएगा क्या? अब नहीं होगा, क्योंकि ये चार्ज अलग अलग हो गए, तो मिड पॉइंट वाली पॉसिबिलिटी खत्म। ठीक है, ए के लेफ्ट में दर रखेंगे, तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों भी पॉजिटिव है, तो दोनों के फोर्स रिपल्सिव इसी डायरेक्शन में, तो वो भी कैंसिल नहीं हो सकते। बी के राइट में भी यहाँ रख के देखेंगे, तो बी का रिपल्सिव फोर्स और ए का भी रिपल्सिव, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, यहाँ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो 3 पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई, 2 और बची। ए और एम के बीच में रख के देखेंगे यहाँ कहीं, तो देखो ए का फोर्स आएगा ऐसे एफ ए, और बी का फोर्स आएगा ऐसे एफ बी। ठीक है, तो यहाँ चांस बन रहा है कि शायद यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो सकता है ए और एम के बीच। बी और एम के बीच में भी देखो ऐसी स्थिति बनेगी, बी का फोर्स इधर आएगा और ए का इधर आएगा। अब इनमें से कौन सी पोजीशन नहीं हो सकती पॉसिबल? बी वाली नहीं हो तो एम और बी के बीच में ये वाली नहीं हो सकती। हाँ, रीजन इसका सिंपल सा है कि देखो बी वाले चार्ज की वैल्यू ज्यादा है और उससे डिस्टेंस भी कम कर दी हमने, तो बी वाला फोर्स यहाँ ए वाले फोर्स से हमेशा ज्यादा रहेगा, क्योंकि चार्ज की वैल्यू भी ज्यादा है और डिस्टेंस भी कम है, डिस्टेंस डिनोमिनेटर में आती है, तो ये पॉसिबिलिटी भी खत्म है। तो पॉसिबिलिटी यही बचती है, यहाँ हो सकता है। देखो यहाँ कैसे हो सकता है, ये चार्ज कम है लेकिन इससे डिस्टेंस कम कर दी हमने, तो ये यहाँ पे ऐसा हो सकता है। तो मान लो यहाँ से ए से एक्स डिस्टेंस पे ऐसा हो रहा है एक्स, तो ये बचेगी डी माइनस एक्स। ये दोनों फोर्स हमें बैलेंस करने, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो एफ ए आएगा इस वाले डिस्टेंस से के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और एफ बी आएगा इस वाले डिस्टेंस से के 2q क्यू बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमें x के लिए सॉल्व करना। x मिल जाएगा, मतलब a से डिस्टेंस आ जाएगी जहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है। b से भी बता सकते हैं फिर डी माइनस एक्स का। इसको करें जरा सॉल्व, k क्यू क्यू कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चालाकी से सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, रूट ले लो दोनों से। 1/x इक्वल टू √2/डी माइनस एक्स, अब आ जाएगा x सीधा, तो ये आ जाएगा डी माइनस एक्स इज इक्वल टू √2x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा d/√2+1। इतनी डिस्टेंस a से, b से बतानी हो तो d माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, √2 - 1 इंटू डी, एक ही मतलब है, ये तो जानते ही होंगे। √2 - 1 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर आ गया अपना। यानी ए वाले चार्ज से होगा तो ए और एम के बीच में ये पॉइंट कहीं, लेकिन ए से उसकी डिस्टेंस होगी d/√2+1 या √2 - 1 इंटू डी, और बी से भी बता सकते हैं वो डिस्टेंस डी माइनस एक्स का। ठीक है, यस सर। इसमें देखो थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, करना खुद से शेयर, थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देता हूँ बस।
ये है, इस लाइन पे दो चार्ज रखें, एक तो ये है -2q और एक है +q। ये फिक्स है अपनी जगह पे और ये भी फिक्स है। ए बी इनके नाम है। मिड पॉइंट अपन जानते हैं d/2, यानी ये सेपरेशन d है इनका, इधर से d/2, उधर से d/2। सवाल वही है अपना, तीसरा चार्ज प्लस स्मॉल q है, उसी की इक्विलिब्रियम पोजीशन बतानी है। पॉइंट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ प्लस स्मॉल q चार्ज। अब ढूंढें जरा कौन सी वो जगह होगी जहाँ इक्विलिब्रियम में होगा। सर एम और बी के बीच सी में। के लेफ्ट में होगी क्या? सर बी के लेफ्ट राइट में। सर ए के लेफ्ट में। सर बी के ए राइट के में। लेफ्ट में, बी के राइट में। नहीं होगी। नहीं होगी। मिड पॉइंट तो हो नहीं सकता। मिड पॉइंट पर अगर इस पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, ये पॉजिटिव रखा जा रहा है, तो ये अट्रैक्ट करेगा इधर और ये रिपेल करेगा, तो दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में होगा। एक्स की वैल्यू आ रही है सर इसमें d/√2 - 1 किधर? हाँ सर। बी के राइट में। बी के राइट में, ये सही आंसर। देखो मिड पॉइंट तो रिजेक्ट हो गया, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। ए और एम के बीच में रख के देखेंगे, वहां भी यही होगा, ए अट्रैक्ट करेगा और बी रिपेल करेगा। एम और बी के बीच में भी ऐसा ही होगा, बी से रिपेल करेगा और ए अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, ए के लेफ्ट में देखते हैं, ए के लेफ्ट में यहाँ रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज रखा जा रहा है, तो ए तो अट्रैक्ट करेगा और बी उसे रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये ए का फोर्स है एफ ए और ये बी का। लेकिन देखो ए ए जो चार्ज है, ए वाला चार्ज ज्यादा है और इससे डिस्टेंस भी कम रहेगी, तो इस जगह पे कौन सा फोर्स हमेशा ज्यादा रहेगा? यहाँ ये इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन बी के राइट में अगर देखेंगे अपन, बी के राइट में यहाँ रखें कहीं, तो क्या होगा? देखो यहाँ रखें, सर तो बी एक्स का फोर्स इक्वल्स टू होगा, d/√2 - 1, बी से तो ये लेफ्ट राइट रिपल्सिव साइड फोर्स, में। बी का फोर्स इस पर रिपल्सिव एफ बी और ए का फोर्स होगा अट्रैक्टिव एफ ए। ठीक है, अब देखो ये दोनों बराबर होने का चांस बन रहा है। देखो बी वाला चार्ज छोटा है तो इसका फोर्स कम होगा, लेकिन इससे डिस्टेंस कम कर दी हमने इधर, तो फोर्स बढ़ गया। तो चार्ज के कम होने की वजह से जो फोर्स कम हुआ था वो डिस्टेंस के कम होने से बढ़ गया, तो ये दोनों फोर्स यहाँ बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ से मान लो एक्स डिस्टेंस पे ऐसा हो रहा है, तो ये दोनों हमें इक्वेट करने हैं, एफ ए और एफ बी। एफ ए से देखो, ए से डिस्टेंस होगी d+x, तो ए वाला जो फोर्स लगेगा k 2q/d+x का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड्स लिख रहे हैं, डायरेक्शन तो यहाँ आ चुकी है। मैग्नीट्यूड जब लिखते हैं तो आपको सिखाया था चार्ज साइन के साथ नहीं रखने होते। इज इक्वल टू बी का जो फोर्स आएगा वो इस डिस्टेंस से आएगा, k q/x², तो आ जाएगा 2/d+x का होल स्क्वायर 1/x², √2/d+x 1/x। इसे x के लिए सॉल्व किया होगा, तो x इज इक्वल टू बता रहे हैं कितना, d/√2 - 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस आ रही है b से और b के राइट में। a से अगर डिस्टेंस बतानी होगी तो d+x कर देंगे, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम b। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, सवाल में जो ऑप्शन है वो a से पूछा है या b से पूछा है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर है। तो
और ये दोनों तो समझ ही जाते होंगे, एक ही बात है। तो इनमें से ये भी ऑप्शन हो सकता है या ये भी हो सकता है। ऑप्शन के साथ, ऑप्शन में दोनों हो सकते हैं तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ए के लेफ्ट में फोर्स अपोजिट तो हो रहे हैं, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो पाएंगे कभी। कैंसिल इसलिए नहीं हो पाएंगे कि ए पे जो चार्ज रखा है वो बड़ा है, तो ये फोर्स चार्ज की वजह से ज्यादा होगा। और ए से देखो डिस्टेंस भी कम रहेगी इस पॉइंट की, तो डिस्टेंस आती है डिनोमिनेटर में, तो डिस्टेंस कम से फोर्स बढ़ेगा, और चार्ज ज्यादा है तो उससे भी फोर्स बढ़ रहा है, तो ए का फोर्स हमेशा ज्यादा रहेगा इधर बी से। ठीक है, बी के राइट में भी फोर्स है तो अपोजिट, लेकिन उनके कैंसिल होने का चांस बन रहा है। वो इसीलिए बन रहा है कि जैसे बी वाला चार्ज कम है तो इसका फोर्स कम होगा, लेकिन उससे डिस्टेंस कम रहेगी, तो जो चार्ज कम होने की वजह से जो फोर्स कम हुआ था, तो वो डिस्टेंस कम होने की वजह से बढ़ गया, तो वहाँ वो उसे एफ बी को कैंसिल कर सकता है ऐसे। तीन चार्ज पार्टिकल के सिस्टम को इस तरीके से रखते हैं कि ट्रायंगल तो न बन जाए, और ट्रायंगल न बने तो ऐसी 5 पॉसिबिलिटी हो सकती है रखने की। मिड पॉइंट पर चेक कर लेते हैं सबसे पहले। मिड पॉइंट पे नहीं हुआ तो फिर बाकी और जो पोजीशन है उनमें रख के देखते हैं। किसी एक पोजीशन पे ऐसी पॉसिबिलिटी मिल जाती है। ये देखो, दो रस्सियां हैं, ये स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, और इससे दो चार्ज पार्टिकल्स अटैच कर दिए, दोनों पॉजिटिव। ठीक है, इन दोनों रस्सियों को एक पॉइंट पर बांध दिया है, और दोनों रस्सियों के दूसरे दूसरे एंड से ये Q1 चार्ज पॉजिटिव, ये Q2 चार्ज पॉजिटिव, इसका मास M1, इसका मास M2, ऐसे लटका दें। तो जैसे ही इन दोनों चार्जेस को ये दूसरे वाले एंड्स पर अटैच करेंगे, तो ये पहले मान लो रस्सियां ऐसे रही होंगी, लेकिन जैसे इनको चार्ज दिया तो ऐसे दूर दूर चले जाएंगे। ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि नहीं? यस सर। ये दोनों बॉल्स दूर दूर क्यों जा रही हैं? इसका सिंपल सा रीजन है, जब इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Fe, और इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Fe। ये Fe फोर्स कौन सी वाली बॉल पे ज्यादा लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल सर लगेंगे दोनों लेकिन पे अपोजिट equal डायरेक्शन। दोनों, हाँ दोनों पे इक्वल है अपोजिट। लेकिन इसका देखो और जो बाकी फोर्स है, इसका M1G और इसका M2G, ऐसा लग रहा होगा जो Fe फोर्स है इनको दूर दूर ले जा रहा है, लेकिन इनके जो Mg हैं उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही चलती जाएंगी बॉल, एक सर्टेन पोजीशन पे जाके, सर्टेन एंगल पे जाके इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाएगी। मान लो ये θ1 एंगल पे और इधर θ2 एंगल। ये रस्सी यहाँ से θ1 एंगल पे जाके ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई, और इस रस्सी की इधर से θ2 एंगल पे। ठीक है, अब देखो ये M1G, यानी ये बॉल जब यहाँ ऐसे जा रही है ये, तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि Fe तो इसे दूर ले जा रहा है, लेकिन M1G से रोकने की कोशिश में है कि नहीं? तो ये सर्टेन यस सर। पोजीशन पे, सर्टेन सर्टेन एंगल पे जाके ये बॉल इसलिए रुक गई है क्योंकि M1G ने इसे रोका है। अगर M1G नहीं होता तो ये चलती जाती, हमेशा ऐसे हो जाती, ऐसे हो जाती फिर ये रस्सी। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं हुई, बीच में ही कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई, मतलब M1G रोक रहा है। तो बड़े आसानी से देखो इसमें हम 3 रिजल्ट बना सर सकते हैं। टेंशन फोर्स नहीं लगेगा? लगेगा, टेंशन फोर्स बिल्कुल लगेगा, लेकिन उसका टॉर्क 0 आएगा, वहीं से पास हो जाएगा। ठीक है, जो टॉर्क की जानकारी थोड़ी सी रखते हैं तो पता चल गया होगा हमें यस कि सर। रोकने का काम यानी टॉर्क का काम ये Fe और M1G ही कर रहे हैं।
ठीक है, उसका टॉर्क नहीं आएगा, वहीं से पास होगा। ठीक है, इसलिए मैंने उसकी चर्चा नहीं की थी। लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल टेंशन। तो इसमें देखो 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, 3 पॉसिबिलिटी बड़े आसानी से बना सकते हैं अगर। अच्छा, ये तो समझ गए होंगे कि एफ ई दोनों पे बिल्कुल बराबर रहेगा, चार्ज भले ही कम ज़्यादा हो। चार्ज की चिंता नहीं करनी, चार्ज कम ज़्यादा होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि चार्ज की वजह से जो फोर्स आ रहा है वो तो बराबर लगेगा दोनों। लेकिन जो मास की वजह से फोर्स आएगा वो डिसाइड करेगा। देखो, अगर ऐसा हो जाए m1 इज इक्वल टू m2, देन क्या कंडीशन होगी थीटा 1 थीटा 2 पे, बताइए। समझ रहे हैं? θ1 इक्वल टू हाँ, चार्ज की चिंता हम क्यों नहीं कर रहे वो समझ गए होंगे। चार्ज कुछ भी है, चार्ज कोई भी ज्यादा हो कोई भी कम हो। अगर m1 ज्यादा है m2 से, अब बताइए कौन से एंगल को ज्यादा बोलेंगे। सर m1 ज्यादा है, θ2 ज्यादा होगा, θ1 छोटा। ठीक है, समझ गए होंगे। m1 ज्यादा यानी मास ज्यादा है तो ये कम एंगल तक जाएगी रस्सी। जो मास कम होगा वो ज्यादा एंगल तक चली जाएगी। ठीक है, और तीसरी पॉसिबिलिटी भी समझ गए होंगे। इफ m1 लेस देन m2 होगा तो थीटा θ1 ग्रेटर ग्रेटर देन देन। थीटा, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि मास क्या क्या है। मास बराबर हो गए तो ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे, अदरवाइज एंगल अलग अलग रहेंगे। कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा वो अकॉर्डिंगली देख लेंगे। अब देखो, इसमें देखो एक फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला जैसे ही कह सकते हैं उसे। अगर दोनों बॉल्स पे मास हम बराबर ले लें, ये कंडीशन लगा दें, ये दोनों एंगल जब बराबर आ जाएंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन वाले, तब सिचुएशन क्या होगी। देखो, ये तो वर्टिकल लाइन है, अगर दोनों मास बराबर हो गए तो ये रस्सी और ये रस्सी, इन दोनों का जो एंगल होगा वो भी बराबर हो जाएगा। ये दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन, ये यहाँ रस्सी दोनों फिक्स है, तो ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा। इसका चार्ज है प्लस क्यू, मास है, चार्ज भी बराबर ले लिया मैंने, चलो प्लस क्यू और इसका मास है। ऐसी सिचुएशन है। तो ये डायग्राम बना के फिर सवाल नोट करें। ये इक्विलिब्रियम वाला जो एंगल है, ये एंगल बताना होता है हमें। तो पहला पार्ट तो सवाल का यही है, फाइंड इक्विलिब्रियम एंगल थीटा। इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम ऐसे लिख सकते हो, या फिर फाइंड एंगल थीटा एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे ये एंगल थीटा क्या होगा, तो कर लेते हैं। देखो इसकी कैलकुलेशन, एफबीडी बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम किसी भी एक बॉल का बनाएंगे, उसी से आंसर आ जाएगा। जैसे ये वाली बॉल है, इसका एफबीडी बनाए तो ये पता है हमें, ये एम जी है और ये एफ ई, ठीक है, और ये रस्सी में टेंशन टी। बिल्कुल ऐसा ही एफबीडी उसका भी बनेगा, तो दोनों से रिजल्ट सेम ही आएंगे, तो किसी एक से पता कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है एस, उसके अबाउट देखो टॉर्क के हिसाब से देखें तो इसका टेंशन का टॉर्क तो कुछ आएगा नहीं। एम जी का टॉर्क आएगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और एफ ई का क्लॉकवाइज, दोनों बैलेंस होंगे तभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। ठीक है, अगर फोर्स के हिसाब से देखें, देखो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टॉर्क बैलेंस भी होने चाहिए और फोर्स बैलेंस भी होने चाहिए, दोनों बैलेंस होने चाहिए। तो फोर्स देखो कैसे बैलेंस करेंगे, फोर्स बैलेंस ही आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ का, तो जैसे ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, तो टी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, टी कॉस थीटा, और टी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, टी साइन थीटा। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए। वो इसी कंडीशन में होंगे कि हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स बैलेंस रहें और वर्टिकल वाले। तो हॉरिजॉन्टल देखो टी साइन थीटा एफ ई को बैलेंस कर देगा, और टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर देगा।
वही है बस। टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी इक्वेशन 1 और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, नहीं उल्टा लिख दिया, सर टी टी साइन साइन थीटा थीटा इक्वल टू एफ ई। एफ ई और ये एम जी, ये दूसरा इक्वेशन। अब अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, दोनों को स्क्वायर कर दें और ऐड कर दें तो टी आ जाएगा रूट ऑफ एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। तो समझ गए होंगे, और वो आना भी चाहिए। देखो एफ ई और एम जी का रिजल्टेंट आएगा इधर, वो टेंशन को बैलेंस कर देगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो वो भी रहा है, देखो इन दोनों का रिजल्टेंट रूट ऑफ एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, वो टी के बराबर कर दे, या फिर इन दोनों इक्वेशन से भी आ जाएगा, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो टेंशन आ गया। इनको डिवाइड कर देंगे तो थीटा आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो टी खत्म हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। तो एफ ई देखो हम कैसे ढूंढ लेंगे, एफ ई आ जाएगा इन दोनों बॉल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो मान लिया मैंने x, तो ये x/2 पूरा x हो गया। तो एफ ई देखो हम ढूंढ सकते हैं, एफ ई इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। एफ ई की वैल्यू रख देंगे तो थीटा आ जाएगा यहाँ से tan थीटा। ये इक्विलिब्रियम वाला एंगल आ गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गई बॉल की, दोनों बॉल। अब देखो यहाँ एक सेकंड पार्ट भी बनता है, सेकंड पार्ट में भी देखो एक रिजल्ट बनेगा, पहले से यहाँ तक नोट कर लें। ये तो आसान है, एंगल कैसे ढूंढा इसको रटने की भी जरूरत नहीं है, तरीका पता होना चाहिए। टेंशन का एक कंपोनेंट एम जी को खत्म कर रहा है, दूसरा कंपोनेंट एफ ई को। फोर्स बैलेंस वाली सिचुएशन है बस, फोर्स बैलेंस करने हैं हमें बस। अब एक और इंफॉर्मेशन देखो हमें मिल जाएगी यहाँ से, एफ ई की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ही ली, वो यहाँ रख देंगे, एम जी तो पता ही था हमें, तो टेन थीटा से थीटा एंगल मिल गया। सेकंड पार्ट में देखो एक और इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा जाएगा वो बाद में लिखेंगे, पहले से देखो सिंपलीफाई करके लिख रहा हूँ मैं। सेकंड पार्ट ये है टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई की वैल्यू रख देंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी स्क्वायर। इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू रख दें। देखो रस्सी की लेंथ मान लो L है, रस्सी की लेंथ L, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहा हूँ, इससे आ ही जाएगा वैसे तो एंगल, लेकिन यहाँ एक अप्रोक्सीमेशन एक कंडीशन के साथ मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। कंडीशन अगर ऐसी दे रखी है, इफ ये रस्सी की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है इस एक्स के कंपैरिजन में, या फिर मैं कहूँ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा स्मॉल एंगल है, ये तब होगा जब रस्सी की लेंथ बहुत ज्यादा है और इनके बीच का सेपरेशन बहुत कम है। या फिर ऐसे कह सकते हैं एक्स इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू एल, रस्सी की लेंथ के कंपेरिजन। ठीक है, अगर ये कंडीशन गिवन है सवाल में, तो इस कंडीशन या इस अप्रोक्सीमेशन के बाद ये फॉर्मूला कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा वो देखते हैं। जब एंगल बहुत छोटा हो जाता है, तो आप सब मैथ के स्टूडेंट हैं, ये समझते ही होंगे कि जब एंगल बहुत छोटा हो जाता है तो साइन थीटा और टेन थीटा ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं। यस सर। तो बताइए इस ट्राइंगल से मैं साइन थीटा क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी x/2 अपॉन एल। ठीक है, यस सर। यस सर। जब एंगल छोटा होता है, ये कंडीशन अगर लगा दी तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगी x/2, नीचे चला गया l। अब ये वैल्यू देखो यहाँ पुट कर रहा हूँ, x/2l इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई
एम जी एक्स स्क्वायर, एक्स को जल ले जाओ तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 KL अपॉन एम जी इंटू क्यू स्क्वायर। तो अगर ये कंडीशन अगर गिवन है सवाल में, तो फिर हमें इस तरह का पूछा जा सकता है कि भाई सवाल इसमें समझ गए होंगे क्या बनेगा। ये दोनों बॉल्स के बीच का जो सेपरेशन है उसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नजर आ रहा होगा क्यू स्क्वायर के, है ना। एक्स क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, ऐसा ऑप्शन बना देंगे कुछ। जब थीटा बहुत छोटा होगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो सेपरेशन आएगा दोनों बॉल्स के बीच का, उसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा दोनों बॉल्स के चार्ज के स्क्वायर। ठीक है, इसमें फिर एक और सवाल पूछ सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2KL/mg होल पावर 1/3 और q की पावर 2/3। ठीक है, अगर हम किसी तरीके से q और x को चेंज करें, देखो q चेंज करेंगे तो x चेंज होगा, है ना। q घटाएंगे तो x घटेगा, q बढ़ाएंगे तो x बढ़ेगा। तो अगर मैं ये पता करना चाहूँ कि x किस रेट से चेंज हो रहा है, ये तो कांस्टेंट है 2KL/mg होल पावर 1/3 इंटू 2/3 q की पावर 2/3 -1, तो -1/3 dq/dt। ये देखो देखो, इसमें देखो dq/dt अगर सवाल में दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। चार्ज, तो हम बता सकते हैं dx/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ x। रेट ऑफ चेंज ऑफ x मतलब दोनों बॉल्स के बीच का जो सेपरेशन है किस रेट से चेंज हो रहा है। अब दोनों बॉल्स के बीच का जो सेपरेशन है, अब ऐसा देखो dq/dt का मतलब क्या है, कैसे दिया होगा वो सवाल थोड़ा सा घुमा के। जैसे ये दोनों बॉल्स का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वहां से इन दोनों बॉल्स का जो चार्ज है वो लीक आउट करना शुरू कर दे, कम होना शुरू हो जाए किसी तरीके से, और वो dq/dt रेट से लीक आउट हो रहा है। तो चार्ज लीक आउट हो रहा है, कम हो रहा है, बॉल्स पास पास आएंगी कि नहीं। और बॉल्स पास पास आने का जो रेट है वही है dx/dt। दोनों बॉल्स के बीच का सेपरेशन चेंज हो रहा है, ये बॉल इधर आएगी, ये बॉल इधर आएगी। तो क्या मैं dx/dt को इन दोनों बॉल्स की रिलेटिव वेलोसिटी कह सकता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, Yes, sir. यस है सर। ना। अगर हम किसी तरीके से इन दोनों बॉल्स के चार्ज को dq/dt रेट से बढ़ाएं, कुछ और एक्स्ट्रा चार्ज देते जाएं, तो रिपल्सन का फोर्स बढ़ेगा, तो ये दूर दूर जाएंगी, है ना। तो उस केस में x बढ़ेगा, और x बढ़ रहा है, x किस रेट से बढ़ रहा है, तो वही dx/dt। अब की बार भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी दोनों बॉल्स की, लेकिन वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी। और अगर चार्ज कम हो रहा होगा, लीक आउट हो रहा होगा, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी। तो dx/dt को आप चाहो तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल्स भी लिख सकते हो। तो इनमें से कोई एक चीज दे दी जाएगी, दूसरी आपसे पूछ ली जाती है। dq/dt दिया तो dx/dt पूछ लेंगे, dx/dt दिया तो dq/dt पूछ लेंगे। तो ये इसकी क्या अप्रोच रहती है वो देख लेना जरा। पहले फर्स्ट पार्ट ही करना पड़ेगा हमें, उसी में फिर कंडीशन लगा देते हैं, तो ये सेकंड पार्ट हो जाता है। ठीक है। यस सर। हम्म
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है लगभग इसी कंसेप्ट का, लेकिन इसमें देखो एक और अपना कंसेप्ट मिक्स किया जाएगा। वो कंसेप्ट देखो क्या है, वो पहले मैं सिखा देता हूँ। कुछ लोग उसे जानते होंगे पहले से, जो नहीं जानते वो भी जान जाएंगे। जैसे कोई भी बॉडी किसी लिक्विड के अंदर, जैसे ये लिक्विड है, इस लिक्विड की डेंसिटी है रो, और इस लिक्विड के अंदर कोई किसी भी शेप साइज की एक बॉडी है वो पड़ी हुई है। ठीक है, पूरी अंदर हो सकती है या कुछ पोर्शन इसका बाहर हो सकता है, अभी मैंने पूरा ही ले लिया इसके अंदर। ठीक है, ये जो बॉडी है जिस मटेरियल से बनी है वो सिग्मा है। ठीक है, इसकी डेंसिटी है सिग्मा, इस लिक्विड की डेंसिटी है रो। ये लिक्विड है, तो पानी भी हो सकता है। तो जब इस बॉडी का एफबीडी बनाते हैं अपन, तो इस बॉडी का देखो एक mg फोर्स तो लगेगा इधर। ठीक है, आर्किमिडीज साहब ने एक बात बताई है हमें कि जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर रखते हैं तो इसका ये mg वगैरह बाकी जो फोर्स और लग रहे हैं वो तो लगेंगे ही, लेकिन ये लिक्विड भी इस बॉडी पे फोर्स लगाना शुरू कर देता है। क्या नाम होता है उस फोर्स का? Viscous force. Buoyant force. Buoyancy. हाँ, वायंसी फोर्स। विस्कस अलग होता है, विस्कस तो जब चलाते हैं तब लगता है, विस्कस तो फ्रिक्शन ही होता है। ये चल नहीं रही, बस इसके अंदर रखी हुई है, तो एक वायंसी फोर्स ऊपर की तरफ ये लग जाता है। ठीक है, ये है वायंसी फोर्स, या अपथ्रस्ट फोर्स भी बोल देते हैं इसे। तो ये mg तो अपना वही है पुराना तो लगता है। तो mg है इस बॉडी का मास। तो इस बॉडी का मास अगर हमें ढूंढना हो तो मास आता है डेंसिटी बॉडी की मल्टीप्लाइड बाई इसका वॉल्यूम। तो मास ढूंढ लिया हमने, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो mg हो जाए। लेकिन ये जो बायंसी फोर्स है, ये जो ऊपर की तरफ लग रहा है, इस फोर्स को ढूंढना हमें सिखाया है आर्किमिडीज साहब ने। तो वो होता है B इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई बॉडी। देखना जरा ऐसे देखना, यानी इस बायंसी फोर्स की वैल्यू आर्किमिडीज साहब ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, कैलकुलेशन की मैथमेटिकल, उससे ये एक बढ़िया रिजल्ट बना कि इस बायंसी फोर्स लग तो रहा है बॉडी पे, तो इस बॉडी पे जो बायंसी फोर्स लगा हुआ है वो इसके इक्वल होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। यानी इस बॉडी ने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया है अपने वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस किया होगा जब ये पूरी बॉडी अंदर है, तो इसने अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दिया। अब उस वॉल्यूम के लिक्विड का अगर वेट ढूंढ लें तो वो बायंसी के बराबर होगा। तो B इज इक्वल टू, अब देखो बॉडी का वॉल्यूम तो V है और हमें लिक्विड का वेट ढूंढना है, तो डेंसिटी बायंसी फोर्स के कैलकुलेशन में लिक्विड की डेंसिटी लेनी है क्योंकि लिक्विड का वेट ढूंढना है। तो रो लिक्विड की इनटू वॉल्यूम जो डिस्प्लेस किया इस बॉडी ने मल्टीप्लाइड बाई जी, वेट ढूंढ रहे हैं तो जी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बायंसी फोर्स। तो ये आती है लिक्विड की डेंसिटी, और मास ढूंढ रहे होंगे इस बॉडी का तो उसमें तो बॉडी की डेंसिटी ही आएगी। ठीक है, तो ये बायंसी फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी बॉडी पे वो बताया मैंने यहाँ, तो इसे नोट कर लें जरा, इसकी जरूरत पड़ने वाली है अगले सवाल में। तो ये बायंसी फोर्स वाला कंसेप्ट और अपना जो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो कंसेप्ट चल रहा है उसका मिला जुला सवाल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, mg तो अपना वो पुराना जो फोर्स होता था वही है, लेकिन ये बायंसी फोर्स नया फोर्स आया, किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर ले जाते हैं तो उस पर एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगना शुरू हो जाता है। ये लगाएगा तो लिक्विड ही, और वो ऊपर की तरफ लगता है, ये भी सच है, लेकिन वो कितना लगता है उसका है ये तरीका। इस बॉडी ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका वेट अगर हम ढूंढना है तो बायंसी के बराबर हो जाता है। अब क्योंकि लिक्विड का वेट ढूंढ रहे हैं हम बायंसी कैलकुलेशन में, तो डेंसिटी भी लिक्विड की ही आएगी। तो ये तो लिक्विड का मास हो गया, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, और जी से मल्टीप्लाई किया तो वेट हो गया लिक्विड का। ठीक है, तो नोट कर लिया हो तो चलें अगले सवाल पे। Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना ये है,
ये वही सिस्टम अपना, दो बॉल्स वाला। ये दोनों बॉल्स एयर में दो रस्सियों की हेल्प से ये लटकी हुई, चार्ज हैं इसका प्लस क्यू, ठीक है, मास इनके। अब ये जो बॉडी, ये जो बॉल्स हैं, ये जिस मटेरियल से बनी हुई है उसकी डेंसिटी है, इसकी सिग्मा, इसकी भी सिग्मा, एक जैसे मटेरियल से बनी हुई, दोनों का मास बराबर है, डेंसिटी एक जैसी, दोनों को बनी आइडेंटिकल बॉल्स हैं ये, ठीक है, और हवा में लटकी हुई है ये। और ये जो एंगल है ये होगा कुछ इक्विलिब्रियम एंगल, मान लो 30 डिग्री है। अब हम क्या करते हैं, देखो जब ये एयर में लटकी हुई है दोनों बॉल्स, तब ये इक्विलिब्रियम वाला डायग्राम है, तो एंगल 30 डिग्री, पूरा 60 होगा तो आधा 30। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को एक लिक्विड के अंदर ले जाते हैं। ये लिक्विड के अंदर डाल दिया ये सिस्टम, ये लिक्विड है, ये है लिक्विड। अब इस लिक्विड की डेंसिटी है रो, और इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, ठीक है, और बॉल्स वही है, सिग्मा इसकी डेंसिटी प्लस क्यू चार्ज। तो जब ये सिस्टम एयर में था तब ये एंगल 30 डिग्री, ठीक है। जब इसे एक लिक्विड के अंदर ले गए, जिस लिक्विड की अपनी कुछ डेंसिटी होगी और उस लिक्विड की ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला जो पैरामीटर होता है ये भी दिया है के, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कैलकुलेशन में ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काम आता है कि नहीं आता, याद है कि नहीं Yes, कुछ? sir. हाँ, तो अब देखो सवाल ये है कि जब इसे एयर में से लिक्विड के अंदर ले गए तो ये लिक्विड की ये जो पैरामीटर्स दिए हैं वो सब ठीक है, डेंसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेकिन ये जो एंगल है ये चेंज नहीं हुआ, ये 30 डिग्री ही मिला हमें अभी भी, अनचेंज्ड, ऐसा सवाल में दिया है, ये ऐसा लिखा होगा। ये चेंज हो भी सकता है किसी अलग सवाल में, लेकिन इस सवाल में ये चेंज नहीं हो रहा, ऐसा लिखा है, ये एंगल चेंज नहीं हो रहा, वो मैंने बना भी दिया 30 डिग्री। कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ 45 था वहाँ भी 45, ये अनचेंज्ड है ये एंगल, ठीक है। तो डायग्राम बना लें, डायग्राम में सब कहानी समझ में आई रही होगी, सवाल क्या होगा वो लिख लेते हैं। तो यहाँ देखो तीन पैरामीटर हमें नजर आ रहे हैं, एक तो इन बॉल्स की डेंसिटी सिग्मा, ये रही, एक लिक्विड की डेंसिटी रो, और लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। और सवाल ये है कि ये एंगल चेंज नहीं हो रहा एयर से लिक्विड के अंदर ले जाने में। तो अगर ये एंगल चेंज ना होगा तो हमें इन तीनों पैरामीटर को आपस में रिलेट करना है, इनमें क्या रिलेशन होना चाहिए। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ बॉल सिग्मा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ बॉल्स सिग्मा, comma density of liquid rho and dielectric constant of liquid K। इन तीनों को आपस में रिलेट करना है, ये तीनों रिलेट हो जाएंगे तो कोई दो दिए होंगे तो एक पूछ लिया जाएगा। तो और एंगल ये चेंज नहीं हो रहा, ये डायग्राम में ही सर क्वेश्चन रिपीट कर देना था। फाइंड द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ बॉल्स सिग्मा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड K।
ये सवाल है, कर सकते हैं कोशिश। Yes, sir. करो। Sir, rho k equals to 2 by root 3 r square upon q square into sigma. नहीं, Sir, root 3 के sigma ball bg minus rho liquid का और bg. नहीं, ये देखो, यहाँ जो सिचुएशन है, एयर वाली सिचुएशन, इसमें जो ऐसी फोर्स
लगेगा, और ये Fe, और इधर mg, और इधर टेंशन। तो यहाँ जब फोर्स वगैरह बैलेंस करते हैं एयर वाली सिचुएशन में, तो हमें मिलता है tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg। अब ये काम देखो यहाँ करेंगे, तो पहली बात तो इन दोनों बॉल्स के ये जो एंगल है ये चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब सब लोग समझ गए होंगे, इन दोनों बॉल्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होगा, है ना। सेपरेशन तो यस वही सर। है, लेकिन ये मीडियम बदल जाने की वजह से Fe बदल के Fe डैश हो गया, और इधर Fe डैश, और फोर्स देखो और क्या क्या आएंगे, mg आएगा इधर, और ये बायसी आएगा, और ये टेंशन ऑफ है, ये फोर्स बढ़ गया है। तो इस फोर्स के बढ़ जाने से देखो इसको ऐसे देख सकते हैं, ये करना तो वही है, टेंशन का एक कंपोनेंट इसे बैलेंस करेगा, दूसरा कंपोनेंट और बी मिलके तो इसको बी ऊपर mg नीचे ना मान के इसे नीचे नेट mg माइनस बी मान सकते हैं अपन, mg नीचे बी ऊपर, तो mg माइनस बी है नीचे। तो यहाँ जो एंगल लिखा जाएगा tan 30 ही, Fe बदल के हो गया Fe डैश डिवाइडेड बाई, और mg की जगह पे नीचे आ जाएगा mg माइनस बी। ये ठीक है। यस सर। अब इन दोनों एंगल्स को इक्वेट कर देना है हमें, tan 30, तो क्या आ जाएगा, ये Fe अपॉन Fe डैश इज इक्वल टू mg अपॉन mg माइनस बी। Fe की वैल्यू देखो, Fe और Fe डैश, Fe की वैल्यू कैसे ढूंढ सकते हैं, Fe इज इक्वल टू आ जाएगा k ना लिख के इसे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और Fe डैश होगा 1 अपॉन 4 पाई k एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, Fe डैश इज इक्वल टू आएगा, ये 1 अपॉन के अलग निकालना है, तो Fe अपॉन के ये है। एयर से अगर लिक्विड के या किसी मीडियम के अंदर ले जाते हैं तो सेपरेशन वही रखें, सेपरेशन चेंज हो ही नहीं रहा, तो फोर्स जो है 1 अपॉन के टाइम्स हो जाता था, याद है ये यस सर। तो वही है, देखो Fe की जगह पे लिखेंगे Fe बाई के, तो के ऊपर चला जाएगा, Fe अपॉन ये है Fe बाई के डायलैक्ट्रिक वाला के है ये। m की वैल्यू देखो मैं लिख रहा हूँ, m की वैल्यू सिग्मा इंटू वी, सिग्मा बॉल की डेंसिटी और v बॉल का वॉल्यूम इंटू जी डिवाइडेड बाई m की वैल्यू सिग्मा इंटू वी इंटू जी माइनस बायसी फोर्स आएगा रो इंटू वी इंटू जी, यानी बायसी ढूंढने में लिक्विड की डेंसिटी आएगी जो हमने रो मान रखी है, और m ढूंढने में तो बॉल की डेंसिटी आएगी, तो इधर तो k बचेगा, ये इज इक्वल टू v कैंसिल हो जाएगा, g कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर सिग्मा बचेगा और नीचे सिग्मा माइनस रो, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा, ये तीनों रिलेट हो जाएंगे। k इज इक्वल टू ऐसा आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, k इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। ये होना चाहिए था आंसर, किसी का आया था कि नो सर। No, sir. तो अब ये सिग्मा रो और के इन तीनों में से कोई दो चीजें दे दी जाएंगी, तो अपन
तीसरा फाइंड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिख सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, नोट कर लें पहले। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है के सिग्मा माइनस के इंटू रो इज इक्वल टू सिग्मा, तो सिग्मा पे बदल ले जाएंगे, के माइनस 1 सिग्मा इज इक्वल टू के इंटू रो, तो सिग्मा बाई रो इज इक्वल टू के अपॉन के माइनस 1। अगर रेशियो पूछा जाए बॉल की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी में क्या रेशियो है, तो वो हम ऐसे बता सकते हैं। सवाल ऐसे भी हो सकता था कि ये कंडीशन दे रखी थी कि भाई लिक्विड के अंदर ले जाने से एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो हमसे पूछ लिया जाएगा कि बॉल की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी का रेशियो क्या होना चाहिए कि अगर ये एंगल चेंज ना हो। तो ये के दिया होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के की वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छा चलो इसमें तो एंगल चेंज नहीं हुआ, मान लो किसी सवाल में ये बाकी सारी चीजें यही रहे, वो थोड़ा बहुत एंगल चेंज कर भी दें, एंगल कम ज़्यादा कर दें, तो भी दोनों इक्वेशन लिख के उन्हें डिवाइड कर लेंगे किसी सवाल को, एंगल Yes, sir. चेंज भी कर दें तो ठीक है, तो भी डरने Yes, की sir. जरूरत नहीं। हाँ, तो ये इस पर्टिकुलर सवाल में तो चलो एंगल चेंज नहीं हो रहा, लेकिन किसी सवाल में अगर एंगल चेंज हो भी जाता है तो कंसेप्ट यही रहेगा, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ हमने 10:30 वहाँ लिखा था, यहाँ भी 10:30 लिख दिया था, अगर मान लो एंगल ये कम ज़्यादा हो जाता है तो 30 से 45 हो गया, तो वहाँ 10:30 लिखेंगे, 45 लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे, कर लेंगे अरेंज। ठीक है, एक सवाल दे रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़िया लेवल सवाल होता है, मैथमेटिकल अप्रोच रहती है, तो करना जरा घर पे करने के लिए दे रहा हूँ इसे। दो चार्ज हैं, ए बी पॉजिटिव हैं और ये दोनों मान लो अपनी जगह पे फिक्स हैं। ये है मिड पॉइंट एम, ये x इक्वल टू 0 है, ठीक है, और ये d/2, तो ये x इज इक्वल टू माइनस d/2 हो जाएगा और ये x इक्वल टू प्लस d/2। ये ओरिजिन है, यहाँ ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x। और तीसरा जो चार्ज है अपने पास प्लस स्मॉल के चार्ज है, वो यहाँ मिड पॉइंट पर रखेंगे तो इसका फोर्स 0 होगा। अब इस चार्ज को इस लाइन पे अलाऊं, ए बी लाइन पे अलाऊं, इधर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक मूव करा के देख रहे हैं, तो यहाँ रखा तो फोर्स 0, यहाँ रखेंगे तो कुछ फोर्स होगा, यहाँ रखेंगे तो कुछ फोर्स होगा, यहाँ रखेंगे तो कुछ और होगा फोर्स, यहाँ रखेंगे तो कुछ और होगा फोर्स।
ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्लस स्मॉल क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का ग्राफ ड्रॉ करना है इसकी पोजीशन एक्स के अकॉर्डिंग। मतलब देखो ग्राफ का डायग्राम अगर बना के दूं तो कुछ ऐसा बनाना है आपको, जैसे ये तो अपना मिड पॉइंट है जैसे ओरिजिन बोल रहे हैं, और इस एक्सिस पे आप फोर्स लेना है, एफ का मतलब फोर्स ऑन दिस प्लस स्मॉल क्यू चार्ज। ये अपना x इक्वल टू डी बाई टू वाली जगह है, ये x इक्वल टू माइनस डी बाई टू वाली जगह है। ठीक है, तो ये इस x की पोजीशन के हिसाब से f और x के बीच में जो ग्राफ बना हुआ है वो ग्राफ क्या होगा वो आपको ड्रॉ करके लाना है। तो नोट करें जरा सवाल। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो मैंने बना दिया है। वाई एक्सिस पे फोर्स लेना है, इस पर लगना है, ये प्लस स्मॉल क्यू पे। ठीक है, प्लस स्मॉल क्यू पे ये बाकी दोनों जो फोर्स लगाएंगे नेट फोर्स, उसका ग्राफ इस एक्स की पोजीशन के हिसाब से ड्रॉ करना है कैसे आएगा फोर्स। और ये पूरा ग्राफ होना चाहिए, इधर इधर चले जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी लाइन, वो प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। ये बेसिकली ए वाला पॉइंट है, यहाँ ये बी वाला पॉइंट है, ये ए के लेफ्ट वाला रीजन है, वो बी के राइट वाला रीजन है। पूरा ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सवाल अपना यही होगा, करना जरा कोशिश इस पर माथा पच्ची करनी है आपको। सवाल नोट कर लें। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन फोर्स ऑन प्लस स्मॉल क्यू चार्ज एंड पोजीशन x। x यहाँ 0 लिया गया है ये जगह। फाइंड द ग्राफ बिटवीन फोर्स ऑन प्लस स्मॉल क्यू चार्ज एंड पोजीशन x। तो लाना जरा इस ग्राफ को ड्रॉ करके कल दिखाना मुझे। ठीक है, सर व्हाट्सअप कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इनका जल्दी बन जाएगा, ग्रुप पे डाल देना ना, ग्रुप पे भी डाल सकते हैं और इंडिविजुअली भी व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे नाम के साथ। ठीक है, यस सर। चलो ठीक। सर आपका नंबर क्या है? मेरा नंबर उस पे होगा, ग्रुप पे देख लेना, किसी के पास होगा बता देना भाई इसका नंबर। कोई क्या बताएगा, मैं लिख ही देता हूँ, नोट कर लेना। ठीक है, सही है। सही लिखूंगा मैं अपना नंबर पे, याद है मुझे।